सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। कल एक बड़ा और अहम फैसला सामने आने वाला है अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उन पर बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि इस केस में सज़ा उनको होगी, और उनके जो साथी हैं वो भी इस हवाले से, साबिक़ा साथी भी इस हवाले से ये कहते नज़र आ रहे हैं, और हुकूमत में मौजूद लोग तो कह रहे हैं कि इस केस में यकीनी तौर पर सज़ा होगी। ये वो वाहिद केस था जिसका ट्रायल 1 साल तक चला, और ये वही केस था जिसके अंदर बानी पीटीआई की पहली गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई के दौर हुकूमत में 2019 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, जिसके ट्रस्टी बानी पीटीआई, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और उनकी करीबी दोस्त फराह गोगी हैं। अलकादिर ट्रस्ट उस वक्त कायम किया गया था जब उस वक्त के वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई ने अपनी काबीना से एक लिफाफे में बंद कागज़ पर दर्ज समरी की मंजूरी ली थी, जिसके तहत बरतानिया से पाकिस्तान को मौसूल होने वाले 190 मिलियन पाउंड की रकम को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया था। पाकिस्तान को यह रकम बहरिया टाउन के बरतानिया में एक तस्वीर के नतीजे में मुंतकिल की गई थी। 190 मिलियन पाउंड केस में कब क्या हुआ? 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी पीटीआई के खिलाफ ये वो वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल तक चला। नैब ने 13 नवंबर 2023 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली, और नैब ने 17 दिन तक बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की। 1 दिसंबर 2023 को नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया, और ये रेफरेंस फाइल होने के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश भी की गई। अदालत ने 27 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 100 से ज़ायद समातें हुई। नैब ने पहले 59 गवाहान की फहरिस्त अदालत में जमा करवाई। 59 गवाहान में से 24 गवाहान को नैब ने तर्क किया। रेफरेंस में कुल 35 गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए। वकला सफाई ने तमाम 35 गवाहान पर जिरा मुकम्मल की। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम, बानी पीटीआई के वकला ने 38 समातों के बाद जिरा मुकम्मल की। रेफरेंस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वजीर आला केपी परवेज खटक गवाहों में शामिल हुए। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल अलकादिर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल अफसर भी गवाहान में शामिल थे। अदालत ने जुल्फी बुखारी, फरज शहजादी, मिर्जा शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का फैसला भी सुनाया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी ट्रायल कोर्ट ने मंजूर की थी। ट्रायल के दौरान बानी पीटीआई ने 16 अदालती गवाहान की फहरिस्त अदालत में जमा कराई। अदालत ने बानी पीटीआई की अदालती गवाहान को बुलाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। बानी पीटीआई ने अदालत से अपने हक में गवाह पेश करने की दरख्वास्त की थी। बाद में बानी पीटीआई गवाह पेश करने के बयान से पीछे हट गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 4 मरतबा जजेस की तब्दीली हुई। रेफरेंस की समाअत पहले जज मोहम्मद बशीर थे, फिर जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। उसके बाद रेफरेंस जज मोहम्मद अली वड़ाइच, फिर दोबारा जज नासिर जावेद राना के पास ये केस आया। बानी पीटीआई ने 2 मरतबा एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना पर एतमाद का इजहार किया। नैब की 6 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम ने केस की पैरवी की। प्रोसिक्यूशन टीम में सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज, सुहेल आरिफ, इरफान भोला और चौधरी नजर शामिल थे। बानी पीटीआई की जानिब से सलमान सफदर, उस्मान रियाज गुल, जहीर अब्बास चौधरी पेश होते रहे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर इल्जाम है कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल होने से कबल शहजाद अकबर के जरिए प्रॉपर्टी टाइकून से खुफिया मुआहदा किया गया, और बानी पीटीआई ने इस पूरे खुफिया मुआहदे को अपने असर रसूख से वफाकी काबीना ने मंजूर करवाया। मिर्जा शहजाद अकबर ने 6 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी की राजदारी डीड पर दस्तखत किए। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार भी अदा किया। बुशरा बीबी ने 24 मार्च 2021 को बतौर ट्रस्टी अलकादिर यूनिवर्सिटी की दस्तावेजात पर दस्तखत करके बानी पीटीआई की मदद की, और बानी पीटीआई ने गैर कानूनी और बेईमानी करके 190 मिलियन पाउंड की सहूलत कारी की। खुफिया मुआहदे के जरिए 190 मिलियन पाउंड हुकूमत का असासा करार देकर सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल किया गया। बुशरा बीबी और इमरान खान ने फरज शहजादी के जरिए मोहड़ा नूर इस्लामाबाद में 240 केनाल अराजी हासिल की।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस पाए गए। बानी पीटीआई ने वजारत उज़्मा के दौरान प्रॉपर्टी टाइकून से गैर कानूनी माली फवायद हासिल किए। बानी पीटीआई ने जुल्फी बुखारी के जरिए प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 केनाल अराजी हासिल की। अप्रैल 2019 में अलकादिर यूनिवर्सिटी वजूद ही नहीं था और अब आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है फैसल वाडा की जानिब से। फैसल वाडा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले अहम रुकन भी थे और वफाकी वजीर भी रह चुके थे, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि जब ये वफाकी काबीना में केस आया था, वफाकी काबीना में इसकी मंजूरी ली जा रही थी, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ उठाया था और कहा था कि ऐसा ना करें, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अब जो जुर्म किया है उस पर सज़ा होनी ही है। फैसल वाडा ने यह भी कह दिया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग मौजूद हैं वो नहीं चाहते कि बानी पीटीआई बाहर आए और वो चाहते हैं कि बानी पीटीआई जेल में ही जान से चले जाएं। बानी पीटीआई की जान को खतरा है। मुज़ाकरात के हवाले से भी फैसल वाडा ने कहा कि इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान छुपन छुपाई चल रही है। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे अफगान उबूरी वजीर खारजा के पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान की, उस पर सख्त रद्द-ए-अमल भी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दिया है। ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं मोहम्मद साहब ने। आप सेनेटर हैं पीटीआई का, आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पीएमएलएन से उज़्मा कारदार साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। बहुत शुक्रिया आपका भी उज़्मा कारदार साहबा अपना कीमती वक्त देने के लिए। भाई साहब, फैसल वाडा साहब आपके पुराने साथी और बड़े अच्छे से पीटीआई को वो जानते भी हैं, उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब पहले तो वो ये कह दिया कि जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बानी की जान के दर पे है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि फैसल वाडा साहब को कैसे पता कि जजमेंट क्या आनी है। मुझे नहीं मालूम कि फैसल वाडा साहब अपनी जो प्रेडिक्शंस करते हैं उसके पीछे उनकी इंफॉर्मेशंस कहाँ से आ रही है। वी ऑल नो, हमें एक अंदाजा है कि उनको फीडिंग कहाँ से आती है और उसकी बेसिस पे अगर ये सारे चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बेसिस पे होती है तो इसका मतलब ये है, मेरी नजर में इसका मतलब ये है कि डिसीजंस कहीं और हो रही हैं, उसकी एग्जीक्यूशन थ्रू जुडिशरी किसी के थ्रू हो रही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग कहीं और से हो रही है। उसकी एक मेन वजह ये है कि अगर आप फर्ज करें, मुझे कहते हैं कि यार हुमायूं तुमने करप्शन की है, तो करप्शन में 2-3 चीजें हो सकती हैं। या तो मेरे पास, और ये फाइनेंशियल करप्शन की बात हो रही है, तो या तो मेरे किसी अकाउंट में या मेरे किसी फर्स्ट मतलब या मेरी बीवी या मेरे अकाउंट में या मेरे बच्चों के अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर हुआ हो डायरेक्टली, तो फिर ठीक है, मैं कसूरवार। और या फिर कोई ऐसी डील हो या ऐसी डीड हो जो कहती हो कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के हकदार आप हो जाओगे, मतलब ये आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी आज नहीं तो कल। अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं है और मुझे सिर्फ ये कहा हुआ है कि इस बेसिस पे कि बिकॉज के लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप इस चीज का ख्याल रखो, लेकिन ना प्रॉपर्टी आपके जिम्मे होगी, और अगर किसी वजह से यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी वापस उसी शख्स के पास चली जाएगी जिसकी प्रॉपर्टी है। तो उस लिहाज से तो मुझे समझ नहीं आती। साहब, अगर सब कुछ इतना ही क्लियर है तो फिर सर्ब मुहर लिफाफे में काबीने से अप्रूवल कराने की जरूरत क्या पेश आई? सर देखिए, ऐसा ये है कि आपको थोड़ा सा इसमें जाना पड़ेगा कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में वो पैसा कॉन्फिस्केट नहीं हुआ था। वो पैसे को उन्होंने कहा है कि ये पैसा आपका है। उसमें देखिए, उसमें ये नहीं हुआ था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, सिर्फ उसकी एक उनके पास वो नहीं आई थी। उस बेसिस में उन्होंने कहा था कि इट हैज टू गो बैक टू योर कंट्री। उसमें कहीं किसी जगह पे उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ कि इट हैज टू गो इनटू सर्टेन अकाउंट के एक आप वो करेंगे। उन्होंने कहा किसी आप अकाउंट में बता दे, वहां जाएगा। अच्छा, उसके दरमियान में जो डील हुई थी उसमें यह होता कि एक सीक्रेसी एक्ट था कि उन्होंने कहा था कि इसको हम रिवील नहीं करेंगे कि भाई इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस और क्या चीजें हुई थी, उस बेसिस पे होती है। जब मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करता हूं, मैं कहता हूं कि यार मेरा नाम ना है, ये चीज ना है, वो चीज ना है, वहां क्राइम एजेंसी कहती है कि ठीक है, और फिर उन्होंने एक बताया था कि इस अकाउंट में चला जाए। दैट इज what my understanding is, maybe I'm wrong, maybe I'm right, that is what my understanding is। उस बेसिस पे हुआ था क्योंकि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में ये बात सामने आई है, जो रकम रियासत पाकिस्तान को आनी थी वो कहीं और गई है और इसकी वजह से 171 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। बताता हूँ,
देखिए इस तरह है, पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें ये जो कंसोलिडेटेड फंड्स वाले अकाउंट्स होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं या जो भी हैं, ये रियासत पाकिस्तान के ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब किसी को चालान करती है या फलानी चीज होती है, ये भी रियासत पाकिस्तान ही होता है। जब आप मचल के जमा कराते हैं, ये भी रियासत पाकिस्तान की ही होती हैं। जब आप वही सब आप कराते दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपकी बात को अगर मान भी लिया जाए तो मामला अगर इतना ही साफ शफाफ था तो फिर बंद लिफाफे में क्यों आया? फैसल वाडा साहब बता रहे हैं उस वक्त कैबिनेट मीटिंग में वो भी थे, उन्होंने उस वक्त उंगली उठाई, उन्होंने कहा कि आप जो करने जा रहे हैं इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उनकी सुनी क्यों नहीं गई? और अगर इतना ही साफ शफाफ था तो उस वक्त के कैबिनेट मेंबर ने क्यों उस पर एतराज उठाया था? देखिए मैं इस बात से एग्री करता हूं कि वहां पे बंद लिफाफे के ऊपर जिस तरीके से, खाली फैसल वावडा नहीं थे, शीरी मजारी भी थी और भी थे जिन्होंने इसके ऊपर किया था। लेकिन चूंकि देखिए अब ये याद रखें, कैबिनेट को जो कैबिनेट को जो लोग ब्रीफिंग देते हैं उसमें दो लोग होते हैं। एक या आपका जो लॉ मिनिस्टर होता है और एक आदमी जो कि उस मिनिस्ट्री के लिहाज से, इंटीरियर या उस मिनिस्ट्री के लिहाज से इस केस को डील कर रहा होता है। अब वो आके बताते हैं कि जी ये उनकी आपस में एनसीए की और जो मलिक रियाज की है उनके दरमियान में ये बात हुई है कि इसको पब्लिक नहीं करना, इसको ओपन नहीं करना, इस चीज के ऊपर। और उसके अंदर चीजें शिक ये हैं, वो शिक है, उन्होंने बेसिकली कहा कि ये पैसा इस अकाउंट में जाना चाहिए और उस लेटर को आपने पब्लिक नहीं करना। देखें अभी आज भी वो लेटर पड़ा हुआ है ना, आप एक काम कर साहब, उस रकम में से जो पाकिस्तान मुंतकिल हुई थी एक भारी भरकम रकम बहरिया टाउन कराची में जो जुर्माने की सजा थी मलिक रियाज को बहरिया टाउन को, उधर एडजस्ट भी हुई थी। सर आज उसको लेटर को ओपन कर ले, आज नेशनल क्राइम एजेंसी वालों को बुला के उनसे वो करवा लें कि क्या डील ऐसी हुई थी नहीं हुई थी। देखें ये जो सारा केस बन रहा है या उसी तरीके के घटिया केस है जैसे इद्दत का केस बना था, ये उसी तरीके से घटिया केस है कि जिस तरीके का केस ये तोशा खाने का बना था। तोशा खाने में आप यहाँ मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है वो कम क्यों? क्योंकि जो कम वैल्यू लिखी जाती है वो होती है कैबिनेट डिवीजन से होती है, उसका ताल्लुक मेरे से नहीं है, कैबिनेट डिवीजन से पूछें। जिन्होंने उसकी वैल्यू कम लिखी है कैबिनेट डिवीजन से, आप उनको पकड़े। नंबर 3, हम यहाँ पे ये जरूर कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू कम की लिखी है हम, लेकिन हम उन लोगों को हमने बरी कर दिया जिन्होंने वो चीजें खरीदी है जो एज पर द लॉ आप खरीद ही नहीं सकते, वैल्यू उसकी है ही नहीं। गाड़ी एंटीक, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो आप खरीद ही नहीं सकते, वो हमने जिनको दे दिए उसके ऊपर कोई केस नहीं, उनके केस खत्म कर दिए गए हैं। मतलब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जिस मुल्क में इंसाफ बिकता हो, जिस मुल्क में इंसाफ का वो सिस्टम ना हो और जुल्म का सिस्टम हो, जो फैसले आप लोगों के हक में आते हैं उसमें आप कहते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हो गया। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। फैसल वाडा ने और भी बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। उस्मा कारदार साहबा की तरफ आते हैं। उस्मा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पैदर पे 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने आ रहे हैं और इस हवाले से नई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उसका जिक्र जरूर कर रहे हैं कि कल बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इतना यकीन क्यों है आप लोगों को? अभी तो केस का फैसला आना बाकी है ना, फैसला तो नहीं आया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हम कोई प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है और ये कल पता चल जाएगा सबको, क्योंकि ये सबके सामने है कि ये किस तरीके से, ये जिस तरह आपने अभी फरमाया था कि एक बंद लिफाफे में ये जो था इसको अप्रूव करा के तो आगे किस तरह से इसको पैसे को जो है और जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि ये टैक्स पेयर का पैसा है जो कि मनी लॉन्डर होके यहाँ पे ये पता नहीं ये हमायूं साहब को कौन सी कहानियां आपको सुना रहे हैं, ये पता चल जाएगा। और उसके सारे सबूत देखें, कोर्ट जो है वो सबूत पे चलता है और वो सबूत जो है ना वो कल आपके सामने जब डिसीजन आएगी तो इनको सब पता चल जाएगा। हमने खुद देखा है किस तरह से बंद दफातर जो हैं वो 3 कैरेट और 5 कैरेट डायमंड्स लेके तो ले गए थे और अल कादिर ट्रस्ट में 450 कनाल जमीन किस तरह से आई और किस तरह से इन्होंने हजारों पाउंड और जो डॉलर ने डोनेशंस लिए वहां पे अल कादिर ट्रस्ट के नाम पे। ये सारी बातें जो है ना ये खुल के आ जाएंगी। तो ये जो है इनको पता होना चाहिए कि ये गुड टू सी यू वाले डिसीजंस नहीं है जिनकी इनको आदत है, क्योंकि जब 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत थी तो इनके सारे जो वुज़रा थे वो तो एक दिन क्या महीना पहले कह देते थे अब वो फलाना जेल में जाएगा, ये फलाना मरियम नवाज इधर जाएगी, वो उधर जाएगा। ये इनको सब चीजें पहले पता होती थी और ये समझते हैं कि अब भी वही चीज है, अब ऐसी बात नहीं है।
हम कानून और आइन में बिलीव करते हैं, और जो इन्होंने अगर कोई 3.5 साल इनके पास थे, अगर कोई इनका वाकई कोई इनके पास सबूत होते, जो इन्होंने पूरी ऑपोजिशन को कैदो बंद में रखा, डेथ सेल्स में रखा, तो ये उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाते, लेकिन इनके पास कोई सबूत किसी किस्म का नहीं था। लेकिन यहाँ पे सबूत मौजूद हैं, और ये आपको कल के जो डिसीजन आएगी उसमें पता चल जाएगा कि जिस तरह से ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बात सारी ये है कि इनकी सारी पार्टी अब सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। एक इनका जिब्रान इलियास बैठा हुआ है, वो बयानियां बाहर से बनाता है और फिर सारे नीचे तक जो है उस बयानिए को ये वायरल करते हैं और फैलाते हैं, और लोगों को ये कहते हैं झूठ इतने तवातर से बोलो कि लोगों को सच लगना शुरू हो जाए। अब ये सारी कहानी जो है ना, ये एक तरफ आप लोग कहते हैं बयानिया बानी पीटीआई बनाते हैं, अब आप जिब्रान इलियास पर डाल रही हैं कि बयानिया वो बनाते हैं। इल्जाम तो ये आ रहे हैं कि जेल से बयानिया बन के सामने आता है, बानी पीटीआई जो कहते हैं पार्टी पूरी वही करती है। अब आप कह रही हैं जिब्रान इलियास बयानिया बना रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, देखिए इस वक्त जो इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, वो तो इतर बितर है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बानी साहब जो हैं, उन्होंने पार्टी जो है वो सुपुर्द की हुई है जिब्रान इलियास के, और इनके और जो सोशल अजहर माशवानी और इस टाइप के लोग हैं, वो इनकी लीडरशिप को जिस तरीके से डांट टपट करते हैं, आप कभी वो तो देखें क्या हो रहा है वहां पे। और हर एक ने बंदर बांट की हुई है। जो जितने भी लॉयर थे जिनको टिकटें मिली हैं, वो अपने अपने जो फीसें लेके, अब अपनी तनख्वाहें लेके, मरात लेके बड़े खुश बैठे हैं। वो तो चाहते ही नहीं कि बानी बाहर आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल वाडा। और बहन, आपने बहन के भी व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस पढ़ लिए, वो भी आपने देख लिए कि जी ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं। उनकी आपस में जंग लगी हुई है। बुशरा, ठीक है, आपका मौक़िफ़ है उस्मा साहिबा। हुमायूं साहब, आपको भी लगता है वाकई पार्टी चाहती है बानी बाहर ना आए, वकील चाहते हैं बानी बाहर ना आए? खुद जो अलीमा खान साहिबा के मैसेजेस सामने आए थे, व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, उससे भी यही नतीजा खस किया जा सकता था कि वो बाहर नहीं लाना चाहती भाई को। देखिए, एक तो पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो बयानिया बनता है ना, वो बयानिया हमेशा सच के ऊपर बनता है। बयानिया, झूठ का बयानिया चल नहीं सकता, ज्यादा अरसा चल नहीं सकता झूठ का बयानिया, वो सामने आता है। तो बाज लोग ऐसे हैं कि जो कि जिन लोगों ने अपना जमीर इधर उधर कर दिया है। तो अब सवाल ये कि उनका बयानिया 2022 के बाद का ये बना है या 2022 से पहले का ये बना हुआ है? मतलब पहले क्या होता था, आज क्या होता था। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। फैसल वावडा साहब जो है ना, जो कहते हैं कि मैं इमरान खान मेरा लीडर था। इमरान खान बहुत सारे लोगों का लीडर था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं कि जिन लोगों ने इमरान खान को यूज करते हुए अपना प्रोफाइल बनाया, हालांकि उनको कोई जानता भी नहीं था। और फिर उस प्रोफाइल, मैं अपने समेत कर रहा हूँ, मुझे पॉलिटिकली शायद कोई भी नहीं जानता था, और ना मुझे मतलब मेरी कोई हैसियत थी। आज मेरी हैसियत है इमरान खान के नाम की वजह से पॉलिटिकल सर्कल में। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू को इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हुमायूं मोहम्मद साहब और उज़मा कारदार साहब। डायलॉग प्रोसेस के हवाले से पहले मैं चाहूँगा उज़मा साहिबा का टेक ले लें, फिर आपकी तरफ आता हूँ। फैसल वावडा ने डायलॉग प्रोसेस पे भी कह दिया कि छुपन छुपाई है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। उज़मा साहिबा, हुकूमत भी सीरियस नहीं है डायलॉग प्रोसेस में, फैसल वाडा साहब भी कह रहे हैं। अभी आप फैसल वाडा की बहुत सारी बातों को एंडोर्स कर रही थी, तो इसको भी कर दें। देखिए, बात सारी ये है कि ये मुज़ाकरात के लिए हमारे तो दरवाजे हमेशा खुले रहे, क्योंकि हम लोग जमहूरी सोच रखने वाली पार्टी हैं। लेकिन आपको पता है कि किसने जो है मुज़ाकरात के खिलाफ हमेशा बात की है? ये वो लोग हैं जो कि बाकी तमाम दुनिया को चोर डाकू कहते हैं और खुद अपने आप को सादिक और अमीन कहते हैं। अब सादिक और अमीन का तो इनका जो है ना ढकोसला, वो तो सबके सामने जो है वो भांडा फूट गया है, क्योंकि वो तो फॉरेन फंडिंग से लेके तोशाखाना 2 से लेके 190 मिलियन पाउंड से लेके पता नहीं क्या क्या चीजें जो, और बुजदार जो की हुकूमत में ये कहते हैं ना कि उस वक्त नजर नहीं आया। भाई साहब, उस वक्त सारों को पता था, सारे एमएनएज और एमपीएस रोते थे कि खुदा के लिए ये करप्शन रोके जो बुजदार सरकार अपने दफ्तर से कर रही है। ये फराग गोगी और ये जो गुजर है, जिनके ताने बाने बनी गाला से मिल रहे हैं, इन्होंने खा पी के सत्यानाश कर दिया। करप्शन बेवहा ऊपर चली गई है पंजाब में।
इनकी सारी जो डायलॉग प्रोसेस पे मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस पर मुझे कोई जवाब दे। हुकूमत से संजीदा है डायलॉग प्रोसेस में? देखें, बात सारी ये है कि डायलॉग की मेज पे ये तब आए जब इनको पता चल था कि हम तंग गली में आ गए। अब 9 मई हमें भुगतना पड़ेगा, 85 लोगों को सजाएं मिल चले वो तो ये बातें दुरुस्त है। उस्मा साहब, फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुपन छुपाई का खेल खेल रही है, डायलॉग वगैरह कुछ भी नहीं हो रहे। इस बात पे आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, हमने तो कहा है कि जी चार्टर ऑफ डिमांड्स दें, जो हमारे हाथ में होगी बात। अगर ये कहते हैं हमें एनआरओ दो, हमें जेल से छोड़ दो, बानी को रिहा कर दो, सारों को रिहा कर दो, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। किसके अदालतों में केस चल रहा है। और अच्छा, चार्टर ऑफ डिमांड में, अगर चार्टर ऑफ डिमांड में उस्मा साहब, एक बात, आखिरी बात, अगर ये जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं तो उसकी बात आगे हो सकती है, लेकिन निकाह की शर्तें रख के नहीं बात हो सकती कि ये इस डेट तक अगर नहीं जुडिशल कमीशन बना तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। भाई, आपसे कह कौन का है कि आप मुज़ाकरात करें? ठीक है, हम ये सजेशन जो है वो भेज देंगे चीफ जस्टिस के पास, वो आगे चीफ जस्टिस की जवाबदीद है, वो जुडिशल कमीशन बनाए या ना बनाए। तो हमारी साहब, आप बताएं डायलॉग प्रोसेस के हवाले से। तो फैसल वाडा साहब आज कह रहे थे बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में कि हुकूमत और पीटीआई छुपन छुपाई खेल रही है। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? ये करना है और तुमने वो करना है। जी हमारी साहब, ये अच्छा इस तरह है। देखें, जो डायलॉग प्रोसेस है ना, उसके लिए 2 चीजें होती हैं। एक लोगों की नीयत होती है, और वो ये याद रखना कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इन चीजों के अंदर एक रोल प्ले कर सके, और उसका मेन रोल है वो ये है कि वो इमरान खान के साथ जो पॉलिटिकल टीम है उनकी मीटिंग करा सके। अगर वो उनकी मीटिंग नहीं कराते हैं, और ये जैसे अभी हम सुन रहे थे ना कि हमारे हाथ में ये और वो है, इनके हाथ में कख नहीं है। बेसिकली ये हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले से ही पता था, और इनके अपने लीडरान ने कहा हुआ है कि हमें पता है कि हम हुकूमत में कैसे आ सकते हैं, हमने माफी मांगनी है, हाथ जोड़ के पैर पकड़ने हैं, और हम हुकूमत में आ जाएंगे। उन लोगों ने वो सब कुछ किया, और हाथों के मतलब बाज हाथ तो उन्होंने दोनों हाथों में लिए, और उसके बाद कहीं जाके हुकूमत में आ गए ये लोग। ये तो इस किस्म से डिमांड जो है वो लिख के दे रहे हैं आप लोग। देखें, चार्टर ऑफ डिमांड बड़ी सिंपल सी चीज है। 2 हमारे डिमांड्स हैं, हमने 2 डिमांड से हम पीछे हटे हुए हैं। पीछे हटे मींस हमने फॉर द टाइम बिंग उनको हमने साइड पे रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम उनको लेकर चलेंगे तो ये तो फिर नेगोशिएशंस चल ही नहीं सकती। तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ताकि कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। 7 महीने हो गए, 7 महीनों में इन्होंने 1% ग्रोथ नहीं की, लेस देन 1% ग्रोथ है। तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हमने कहा है कि हम लोग, चाहे ये लोग अगर इनके पास पावर नहीं भी है, ये मुंशी की तरह है, तो चलो हम इनसे बात कर लेते कि इनका वो चीज, वो जो होता है ना, एक इनका वो बबल फट जाए कि ताकत इनके पास है। अगर ताकत इनके पास होती तो ये अपने मर्जी के सेनेटर्स बना चुके होते, सेनेटर्स ये किसी और के बना रहे हैं। तो अब बात आ जाती है आगे ये लोग इमरान खान से मुलाकात तो करा नहीं सकते। जो एक बंदा है वो कहता है ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है। अरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही आता है ना। आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से पूछोगे कि भाई हम मुलाकात करवा लें या ना करवा लें, तो इनकी टोटल नीयत खराब है, ये लोग कराना नहीं चाहते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नुकसान जो है पाकिस्तान का है अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, और नुकसान इन लोगों का है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। और ये याद रखें, इनका नुकसान अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से पॉलिटिक्स खराब होगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर ये सारा वो मलबा आएगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप पॉइंट आया। वक्त थोड़ा सा कम है हुमायूं साहब, एक और बड़ा अहम मामला 20 जनवरी के हवाले से बहुत ज्यादा बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही है, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है। अब फैसल वाडा साहब ने कह दिया बहुत ज्यादा मायूसी होने जा रही है 20 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक मुल्क है, उनके अपने डिसीजंस हैं, वो डिसीजंस कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते हैं वो उन तक है। हाँ, उसके अलावा बाज लोगों ने कोई बातें की हैं तो लोग सोशल मीडिया, आपको पता है कि हर एक आप मतलब आप मैं हम जो भी बोलेंगे उसको अगर हम इंटरनेट पे डाल देंगे वो सोशल मीडिया है। दूसरे लफ्जों में जो खुसर पुसर होती थी अब वो उसको बड़े कान मिल गए, अब वो उसको लाउड स्पीकर पे आ गए, वो लोगों को पता चल रहा है। लेकिन दैट डजंट मेक डाइम ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए,
अगर तो अमेरिकन की जो पॉलिसी है उसने पुरानी पॉलिसी को रिवर्स करनी शुरू कर दी, और वो बहुत सारी जगहों पे कर रहे हैं, तो फिर ये याद रखना कि इसके ऊपर अगर उनका कोई स्टांस होगा तो ये लोग उसको ना नहीं कर सकेंगे, ये ना नहीं कर सकेंगे। हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, वी आर रेडी। अगर इमरान खान ने भाई साहब ये बताओ, पीटीआई इस वक्त आज बात भी की ख्वाजा आसिफ साहब ने कि एक लॉबिंग की जा रही है, एक किराए का कमरा लेकर वहां पर जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी मीटिंग को बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। पीटीआई अमेरिका में कोई लॉबिंग कर रही है, नहीं कर रही है, बताएं। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर इमरान खान ने डील करनी होती और भगोड़ा होना होता, और जैसे बाज लोग दो तीन दफा अपने सारे लोगों को छोड़ छाड़ के बाहर भाग जाते हैं, उसी तरह करना होता तो आज से 1.5 साल पहले कर चुके होते हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं इधर ही रहूंगा, बेशक मुझे ना छोड़ो, लेकिन मेरे मैं डील की तो बात ही नहीं कर रहा ना भाई साहब। अमेरिका में लॉबिंग पीटीआई कर रही है या नहीं कर रही? देखिए अमेरिका में लॉबिंग, अगर आप ये कहो कि मैं अपने लीडर के लिए लॉबिंग नहीं करूंगा तो आप बड़े बेवकूफ हो। अगर आप मुझे ये कहो कि मैं अपने लीडर तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा कि जो कांग्रेस के लोगों की मीटिंग हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर खास तवज्जो है, वो एक किराए का कमरा लेकर, बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, किराए का कमरा लेकर उसमें एंटी पाकिस्तान लॉबिंग की जा रही है, इससे पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है और उस मुल्क का जिसमें ये हो रहा है वहां भी नुकसान हो रहा है। देखिए मेरे लिहाज से एंटी पाकिस्तान लॉबिंग तो ये लोग खुद भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी कर सकते हैं। इनके होते हुए पाकिस्तान ने हमेशा नुकसान ही उठाया हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान को बचाना जो है वो एंटी पाकिस्तानी वो है? मैं ये समझता हूं कि जितनी देर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में है, एक्चुअली पाकिस्तान को नुकसान, लेकिन सर ये वही मुल्क है ना जिसके खिलाफ आप लोगों ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, गुलामी की एक पूरी कैंपेन चलाई थी कि हम गुलाम नहीं है, अब आप उधर ही से पूरी जमात एब्सोल्युटली यस हो गई है। सुन ले इस तरह होता है कि एब्सोल्युटली नॉट उस कॉन्सेप्ट को कहा था कि जिसमें एक हुकूमत ने हमें कहा था 2021 में हुकूमत ने कहा था कि आप लोग हमें यहाँ पे अड्डे दोगे, या उस किस्म की बात हुई थी जो कि आपको पता है वो टेलीविजन पे होता है। उसका जवाब एक मुल्क ने एक हुकूमत के खिलाफ कहा था। अब पीटीआई का ये मौका, उस्मा साहिबा उस चीज का था वो एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, आपका पॉइंट सामने आ गया। उस्मा साहिबा, हुमायूं साहब कह रहे हैं कि जब आप लोग आए पाकिस्तान का नुकसान ही हुआ है। देखिए इनका जो एब्सोल्युटली नो था ना, वो तो बहुत पहले एब्सोल्युटली यस में बदल गया था। अब बात सारी ये है कि ये चूंकि फंस गए हैं तो ये हर एक से जाके भीख मांग रहे हैं एनआरओ की, कि हमें एनआरओ दे दो, हमें किसी तरह से बचा लो। किस सेनेटर के पाँव नहीं पड़े, किस कांग्रेसमैन के पाँव नहीं पड़े। ब्रेड शर्मन देख लें, जो प्रो इजराइल, जो प्रो इंडियन वहां पे कांग्रेस और सेनेटर्स बैठे हुए हैं, सबके पास ये जाते हैं। ब्रेड शर्मन सबसे बड़ा प्रो इजराइल वहां पे कांग्रेसमैन है। इन्होंने ठेका लिया हुआ है कि इन्होंने पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करना है, पाकिस्तान की रियासत के इदारों के खिलाफ घटिया मुहिम चलानी है। IMF के दफ्तर के बाद जाके तो इन्होंने मुजाहरे करने। इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ एक चीज चाहिए कि हमें इक्तदार मिल जाए, हमारा जो बानी है वो PM की कुर्सी पे बैठ जाए। उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और इसके लिए इन्होंने सोशल मीडिया को हथियार बनाया हुआ है। बिल्कुल, सोशल मीडिया को हथियार बनाया हुआ है। वक्त कम है, कतल कलामी की माजरत चाहूंगा। उस्मा कारदार साहिबा, मोहम्मद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुझे ब्रेक पर जाना, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान के हवाले से इल्ज़ामात के जवाब। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, जो उन्होंने अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा के स्टेटमेंट के ऊपर दिया, और उन्होंने कहा है कि इस वक्त भी UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2 दर्जन से ज़ायद ग्रुप अफगानिस्तान में अब भी मौजूद हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं और हमसाया ममालिक के खिलाफ ऑपरेट हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान की दरानंदाजी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अफगान अबूरी सेटअप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है हमसाया ममालिक के अंदर। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रुकवाने के लिए जो दहशतगर्द ग्रुप वहाँ पर सरगर्म है
उनको पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए मुतादिद बार यकीन दहानियाँ करवाने के बावजूद भी वो नाकाम रहा है अफगान अबूरी सेटअप। और पाकिस्तान ने इस पर मुतादिद बार अफगान अबूरी सेटअप से इस मामले को लेकर शिकायत भी की हैं। इस पर प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे सीनियर दिफाई तर्जुमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर आपने अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा का बयान तो सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। उस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भरपूर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। आप समझते हैं 2 दर्जन से ज़ायद ग्रुप, यूएन मॉनिटरिंग रिपोर्ट बता रही है कि 2 दर्जन से ज़ायद ग्रुप है अफगानिस्तान में जो अब भी ऑपरेट हो रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह का बयान ज़ेब देता है कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा पर। देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि अफगान अबूरी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो ये स्टेटमेंट दें कि वहाँ पर ख़ारिज हैं, TTP है, ना कोई और ग्रुप्स हैं, और पाकिस्तान की हमारी तरफ से कोई दरअंदाजी नहीं होती है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती है, बल्कि उनकी तरफ से उनके जो ट्रुप्स हैं वो फायर करते हैं हमारी पोस्टों के ऊपर। हमें इंतहा से ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट, और उस मुल्क के खिलाफ जिसने हम हर मौके पे आपकी मदद की है। लॉजिस्टिक सपोर्ट हम देते हैं, अफगान ट्रांजिट पे हमने कभी रुकावट नहीं डाली है, चीनी, आटा, गंदम सब चीज़ें हम आपको देते हैं, यूरिया अपना नुकसान करते हैं, लेकिन आपको कभी हमने तकलीफ कर दी। आपकी हमने सफारतकारी की, जब अमेरिकन गए हैं तो हमने आपका केस लड़ा, आपके लोगों को निकालने में, एग्जिट करने में, अमेरिकन को सपोर्ट करके पाकिस्तान ला के हमने बाहर भेजा। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप ये कहें कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट गलत है। वहाँ पर उनकी रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि अल-कायदा तमाम किस्म की जो सहूलत है ट्रेनिंग की और उसके बाद वहाँ पर रहने की सारे वो उनको सपोर्ट करती है, उनको ट्रेन करती है, और उसके बाद जितने ये IS खुरासान है, फिर उसके बाद ख्वारिज TTP हैं, BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, इंडियन रॉ वहाँ पर मौजूद है काबुल एम्बेसी में, वो इनको पूरी ट्रेनिंग देती है, इनको कोऑर्डिनेशन करती है, फंडिंग करते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। जब हम यहाँ दहशतगर्द को मारते हैं तो उसमें हर एक में ऑपरेशन में 1-2 अफगानी वहाँ के शहरी होते हैं और उनके पास तमाम वेपन एमुनिशन अमेरिकन साख्त होता है। इस पे क्या डाउट रह जाता है? अभी आपके सामने पीछे जब हमने इनको एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद इनकी तरफ से गोला बारूद फायर किया जिसमें हमने इनको नुकसान पहुँचाया और इनकी तोपों के मुँह खामोश हो गए। तो मुझे समझ नहीं आता कि आपके ताल्लुकात हमारे से बायलेटरल होने चाहिए। क्या आप पाकिस्तान से बायलेटरल रिलेशन से ज़्यादा आप इन ख्वारिजों को और इनको दहशतगर्दों को अहमियत देते हैं? आप इंडियंस को वहाँ आपने ला के बिठा लिए, ये आपकी हमारे से हमदर्दी का, वो आपके दुश्मन है, वो आपके हमदर्द नहीं है, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो आपको जगह पर बेस बना के पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं। आपके जो ब्रदरली कंट्री है जिसके कल्चरल रिलेशनशिप हैं, हमारे आपसे हर किस्म के मौशी ताल्लुकात हैं, हमारे पश्तून भाई दोनों तरफ हैं, और आप इंडियन हिंदुओं उनकी मदद करें जो आपके भी दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है, सिर्फ आपके साथ दोस्त इसलिए कि वो हमारे साथ दुश्मनी कर सकें। आई थिंक हुकूमत पाकिस्तान को इस पर बड़ा सख्त अमल लेना चाहिए। राइट, बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान के सख्त रद्द-ए-अमल आया भी है। ब्रिगेडियर साहब एक और बात, हालिया दिनों में हमने देखा था, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई थी जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा था कि भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए लोगों को इस्तेमाल करता रहा है। अब अफगान भारत गठजोड़ जो हमने 3 रोज़ कबल देखा, जो मुलाकात हुई थी भारतीय हुकाम की और अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा की भी, ये भी सारी दुनिया के सामने आए। उसके बाद स्टेटमेंट भी जो सुनने में देखने में आए वो सबके सामने। अफगान भारत गठजोड़ पूरी दुनिया के सामने अब बेनकाब भी हो चुका है, किसी से ढका छुपा नहीं है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। देखिए, आई पर्सनली थिंक कि अमेरिकन्स दे आर नॉट वेरी क्लियर और दे यूज इंडिया एज ए प्रॉक्सी अगेंस्ट पाकिस्तान। हम अपना CPEC ना बना सकें, हम इकनॉमिक तरक्की ना कर सकें, हम इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेंगे। ये प्रॉब्लम्स हैं और जिसके लिए वो इंडिया को यूज़ करते हैं, और इंडिया को वहाँ अमेरिकन उनको फंडिंग भी कर रहे हैं अफगान अबूरी हुकूमत को। उधर से चाइना जितना माइन और मिनरल वहाँ से निकाल रहा है उसका पैसा कैश उनको दे रहा है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ वाई वो पाकिस्तान से ताल्लुक अच्छे नहीं रखना चाहते। आई थिंक अगर चाइना CPEC बनाना चाहता है, चाइना चाहता है कि गवादर प्रोड ऑपरेशनलाइज हो जाए और हम इसको दुनिया में, ये चाइना यहाँ से काशगर से आके 8-10 दिन में आके और फिर अपना दुनिया में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में अपना सामान ले जा सके, तजारत कर सके। अगर वो साउथ चाइना सी की तरफ से आता है, अरेबियन से, फिर इंडियन ओशन में, मलाक्का स्टेट से, चाहे साउथ चाइना सी से, तो उसको वहाँ पर 90 दिन लगते हैं। यहाँ तो 8-10 दिन में वो गवादर पहुँच जाते हैं।
इसलिए कि इंडियंस ये रॉ BLA मिल के नहीं चाहते पाकिस्तान में अमन हो। बिल्कुल, ये मिल के नहीं चाहते पाकिस्तान में अमन हो। और ये बयान उन दिनों में दिया गया जब सारी दुनिया जानती है 2024 के अंदर अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वहां पर सबसे ज्यादा दाइश के लोगों को भर्ती किया गया। ब्रिगेडियर साहब देखें ना, और ये दाइश के लोगों को कौन भर्ती कर रहा है, आप इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन। अब मैं नहीं कहना चाहता टीवी के पर हु इज डूइंग ऑल दिस एंड हु वांट्स कि अफगानिस्तान शुड रिमेन ट्रबलसम। अफगानिस्तान पीसफुल हो गया मींस पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की आसमान पे चली गई, सी पैक बन गया, बलोचिस्तान अमन हो गया, कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया की, रशिया की, सेंट्रल एशिया की अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान गवादर पोर्ट से हो गई, जो हर एक का ख्वाब है। चाइना का 8 दिन में जो उनका काफिला वहां से चल के काशगर से गवादर पहुंच के दुनिया में चला जाएगा। दिस इज द रीजन इट इज वेरी क्लियर। एक इस्लामिक मुल्क, न्यूक्लियर मुल्क, लड़ाका फौज, जियोस्टेटिक लोकेशन अच्छी है, इकोनॉमिक तरक्की नहीं करने देंगे। करेंगे तो पाकिस्तान अपने फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेगा, IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकल जाएगा, अपने मुल्क की फवायद को देखते हुए फैसला करेंगे। ये वो नहीं होने देते आपके लिए। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में हमारे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अफगान वज़ीर ख़ारजा के बयानात इस पर किसी सूरत पर्दा नहीं डाल सकते हैं कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।